हेलो माय डियर स्टूडेंट यूपी बोर्ड वाले। आपके कहने के अनुसार आपके लेके आया हूँ आपके बोर्ड का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है इकोनॉमिक्स का। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको 10 नंबर में मिलेंगे, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो आपको 10 मार्क्स में हिसाब से पूछे जाते हैं और आपको इसके आंसर 150 से लेकर 200 शब्दों के बीच में लिखना होता है। कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे हैं, जी हाँ सही समझे। उत्तर प्रदेश बोर्ड के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इकोनॉमिक्स में कौन कौन से, इस सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कौन सा है आपके बोर्ड का? पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए नंबर 1 पे रखा है मैंने। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषताएं बताइए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा, देखिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा को पूर्ण प्रतियोगिता भी बोलते हैं, कन्फर्म रहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा पूर्ण प्रतियोगिता एक ही होती है। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म कीमत स्वीकारक क्यों नहीं होती है? तो सबसे पहले देखिएगा, केवल क्वेश्चन ही नहीं, आपको उसका आंसर ही पता होना चाहिए। यहां पर है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। तो पूर्ण प्रतियोगिता की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती है, जिसमें नंबर 1 है इस बाजार में क्रेता और विक्रेता की संख्या ज़्यादा होती है। इस बाजार में समरूप वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है, चाहे वो क्रेताओं की बात करें चाहे विक्रेताओं की बात करते हैं। इस बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस बाजार में कोई भी नया फर्म बिजनेस में आ सकता है और कोई भी पुराना फर्म बिजनेस को छोड़ के जा सकता है, किसी पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अब बात करते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म कीमत स्वीकारक क्यों होती है। जब हम पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत स्वीकारक की बात करेंगे, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा बाजार होता है जिसमें बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता मौजूद होते हैं। तो ऐसे में केवल एक क्रेता और विक्रेता से बाजार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। वस्तु की कीमत का निर्धारण वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत के आधार पर होती है, कि जहां पर वस्तु की मांग और जहां पर वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर कीमत का। अब इस कीमत में क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण बाजार मांग और बाजार पूर्ति को देखा जाता है, तो एक फर्म जब इस बाजार मांग बाजार पर बिजनेस में प्रवेश करता है, तो जो बाजार ने डिसाइड किया, जो उद्योग ने डिसाइड किया, उसी को एक फर्म को उस कीमत को मानना पड़ता है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत हमेशा कैसी होती है? समान होती है। ऐसे में नया फर्म पुराना फर्म जो भी हो, बाजार के द्वारा तय कीमत को ही मानना पड़ता है, इसलिए इसको कीमत स्वीकारक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में भेद। देखिए केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था को हम जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। कंफ्यूज नहीं करना है आपको, इसलिए आपको बता दूं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं और बाजार अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। दोनों में भेद मतलब अंतर बताना है। दोनों में अंतर बेसिक, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में होता है, तो 10 मार्क्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते लिखना है, थोड़े से आपको वर्ड्स ज़्यादा रखने होते ताकि 10 नंबर आपको मिलने। लगभग आप ये कोशिश कीजिएगा आपके एग्जाम की कॉपी का एक पेज तो भरना ही चाहिए, अगर कम भी लिखा तो, क्योंकि यूपी बोर्ड में थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ता है और इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते। तो केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और बाजार अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। पहला अंतर, दोनों में अंतर अर्थ का। बाजार अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है और केंद्रीय समस्याओं समाधान कीमत तंत्र के द्वारा होता है, जबकि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था होती है और यहाँ पर केंद्रीय समस्याओं का आदेश संसाधन समाधान सरकारी आदेश से होता है। यहाँ पर सरकार का नियंत्रण होता है, यहाँ पर निजी व्यक्ति का। दूसरा, संपत्ति पर निजी स्वामित्व होता है और संपत्ति की कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है, जबकि केंद्रीय अर्थव्यवस्था में संपत्ति की स्वामित्व पर उच्चतम सीमा लागू की जा सकती है। यहाँ पर तय किया जाता है किसकी संपत्ति कितनी होगी, और साथ ही साथ निजी स्वामित्व सरकार की देखभाल में होता है। मतलब अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण होता है। उत्पादन की प्रक्रिया सरकार की प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होती, यहाँ पर सरकार प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर जो है इंटरफेयर नहीं करती है, जबकि इस यहाँ पर उत्पादन प्रक्रिया में सरकार की प्रत्यक्ष सहभागिता होती है। उत्पादन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, जबकि केंद्रीकृत में सामाजिक कल्याण होता है। अर्थव्यवस्था का विकास बाजार शक्तियों के आधार पर निर्भर होता है पूंजीवादी में, जबकि अर्थव्यवस्था के विकास योजनाबद्ध कार्यक्रमों के अनुसार होता है, योजनाओं के माध्यम से होता है। यहाँ पर निजी फर्मों के बीच गलाकाट प्रतियोगिता, बहुत अधिक प्रतियोगिता होती है, क्योंकि हर कोई अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, जबकि समाजवादी में ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं पाई जाती। ये प्रमुख अंतर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आय और उत्पादन पर समग्र मांग में परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। देखिए सबसे पहले तो ये समझो कि समग्र मांग क्या होता है। समग्र मांग में परिवर्तन कब होता है? सबसे पहले समग्र मांग का मतलब होता है एक अर्थव्यवस्था में जितने भी नागरिक रहते हैं, सभी लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जितनी भी मांग करते हैं उनका योग होता है। तो समग्र मांग में परिवर्तन का आय और उत्पादन पर प्रभाव संतुलन समग्र मांग पर निर्भर करता है।
अगर मांग में परिवर्तन होता है तो उस आय का संतुलन स्तर में भी परिवर्तन हो जाता है, या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा। ऐसे में उपभोग पर क्या परिवर्तन होता है? अगर समग्र मांग में परिवर्तन होता है तो शायद उपभोग में परिवर्तन या उपभोग में परिवर्तन हो सकता है ना, क्योंकि उपभोग में वृद्धि होती है तभी तो मांग में परिवर्तन होगा। दूसरा, निवेश में परिवर्तन होना, निवेश स्वतंत्र होता है, यद्यपि इसका अर्थ केवल इतना ही है कि आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता। आय के अतिरिक्त भी बहुत सारे चर होते हैं जो निवेश के स्तर को प्रभावित करती है। ठीक है, ध्यान रखना। अब होता कैसे है, निवेश में परिवर्तन को देखने, अगर अर्थव्यवस्था में निवेश के परिवर्तन की अगर बात करते हैं, अगर निवेश 10 है और इसके आधार पर संतुलित आय कितनी होनी चाहिए? 250। ठीक, अब बढ़ते हैं कि निवेश बढ़ के कितना हो गया? 20 हो गया। तो संतुलित आय बढ़ के कितना हो गया? 300। इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था में अगर निवेश के स्तर को बढ़ाया जाए तो यहाँ पर आपका समग्र मांग में भी परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन होगा, उत्पादन स्तर में भी परिवर्तन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अनधिमान वक्र। अनधिमान वक्र को एक और नाम से जाना जाता है उदासीनता वक्र, और साथ ही साथ इसी को जो है हम तटस्थता वक्र के नाम से भी जानते हैं। ध्यान में रखना, तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र और अनधिमान तीनों ही एक ही नाम है। इसके माध्यम से उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करनी। उपभोक्ता संतुलन कब होता है? जब भी हम उपभोक्ता संतुलन की बात करते हैं, ये एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर एक उपभोक्ता अपनी आय को जब व्यय करता है तो व्यय करने से उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता अधिक होती है। जब व्यय की तुलना में उपयोगिता अधिक होती है, उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? उपभोक्ता संतुलन। और प्रत्येक उपभोक्ता चाहता है कि अपनी आय को वस्तु की कीमत के आधार पर इस प्रकार से व्यय करे ताकि उसका जो उदासीनता वक्र बनता है वो ऊंचे से ऊंचे स्तर पर बने, अर्थात उसकी संतुष्टि का स्तर बढ़े। तो ऐसे में जब उदासीनता वक्र की बात करते हैं, उपभोक्ता के संतुलन की दो प्रमुख शर्तें होती हैं। इसमें सबसे पहली शर्त होती है कि उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पष्ट करता हुआ होना चाहिए। मतलब साफ है कि यहाँ पर मान लीजिए दो वस्तु की बात, एक्स और वस्तु वाई, दोनों वस्तुओं के आधार पर हम इसकी बजट रेखा को बनाते हैं जो कि सीधा बनता है, और इसी दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को जब हम दर्शाएंगे उदासीनता वक्र के माध्यम से, तो बजट रेखा को ये जो है एक निश्चित बिंदु पर यह आपस में छुएगा। जिस बिंदु पर आपस में छुएगा ये बिंदु ई, यहीं पर उत्पादक का संतुलन होता है, उपभोक्ता का संतुलन होता है ई बिंदु। लेकिन दूसरी शर्त है कि अगर ये संतुलन बनाए रखना है तो हमेशा स्थायी संतुलन के लिए संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र को मूल बिंदु की ओर उन्नत, मतलब ये सीधे आगे की ओर बढ़ता हुआ होना चाहिए, यानी कि ये पहले आए फिर नीचे आ जाए फिर आगे की ओर, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। ये मूल बिंदु की ओर उल्टी दिशा में भागता हुआ रहना चाहिए। अगर ये दोनों स्थितियां बन जाती है इसका मतलब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रिपीटेड है। तो रिपीटेड होने का मतलब होता है आपके लिए जरूरी है पढ़ना है, क्योंकि आंसर भी मैंने दिया है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इस आंसर को आपको पहले याद रखना है, और दूसरी बात ये करना है अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि उनको भी इन क्वेश्चन का फायदा हो। ठीक है ना, और जुड़े रहना मेरे चैनल के। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा भाई, एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सब कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना होगा बस। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय की बुनियादी अवधारणाओं को समझाइए। राष्ट्रीय आय क्या होता है? एक देश की घरेलू सीमा में रहने वाले सामान्य नागरिकों के द्वारा अर्जित सभी साधन आयों और विदेशों से प्राप्त होने वाले साधन आयों का योग को राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आय की बुनियादी अवधारणाओं की बात करते हैं। नंबर 1, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, मतलब एक देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत जितने भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके बाजार मूल्य के योग को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। दूसरा होता है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जब घरेलू उत्पाद में से, सकल घरेलू उत्पाद में से विदेशों से प्राप्त होने वाले शुद्ध कारक आय को जोड़ देते हैं तब हमें बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी एमपी की प्राप्ति होती है। अवधारणा नंबर 3, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जब हमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद की प्राप्त होती है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से केवल मूल्यह्रास के मूल्य को, यानी कि सीधी सी बात है जो जीडीपी होता है, जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दो और उसमें से मूल्यह्रास को घटा दो तो हमें प्राप्त होता है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब
सकल घरेलू उत्पाद में से केवल मूल्यह्रास के मूल्य को घटाने पर सकल घरेलू उत्पाद जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद में परिवर्तन हो जाता है। ये इसके बीच में प्रमुख अवधारणा, एक को पढ़ना है, फिर आपस में एक ये दो पॉइंट को आपस में घटाते चलना है और काम बन जाएगा। पॉइंट नंबर 5, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDPFC किसी देश की लिखा हुआ है, पर घरेलू सीमा में सभी उत्पादों को द्वारा लेखावर्ष में उत्पादन के विभिन्न साधनों से प्राप्त होने वाली आय को साधन लागत पर शुद्ध, मतलब एक देश में जितने भी नागरिक होते हैं, जितने भी स्रोत से अलग अलग स्रोत से आय अर्जित करते हैं, सभी प्रकार की आयों का योग होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर हमने NDPMC में से अप्रत्यक्ष कर या आर्थिक सहायता को जोड़ देते, अप्रत्यक्ष कर को घटा देते, तो हमें प्राप्त होता है NDPFC। ठीक है, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं, 8 पॉइंट है प्रमुखता। इसमें 6 है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू आय में जब मूल्यह्रास को जोड़ देंगे तब सकल GDPFC बनेगा। वहीं पर साधन लागत पर, जो कि पॉइंट नंबर 7 है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो हमें क्या करना है, घरेलू मूल्य में से घरेलू आय में मूल्यह्रास को भी जोड़ना है और विदेशों से प्राप्त साधन आय को जोड़ देना है। जब दोनों को जोड़ेंगे साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बनता है। सबसे लास्ट वाला है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और इसी को राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। तो जब घरेलू आय हमारे पास प्राप्त होती है NDPFC, उसमें विदेशी आय को आपस में जोड़ देंगे, दैट मीन विदेश से प्राप्त होने वाले शुद्ध साधन आय को, तब हमें राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है। जो मैंने आपके सामने दिया हुआ इसको लिखना है, तब जाके पूरे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भुगतान संतुलन को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया। भुगतान संतुलन मतलब भुगतान असंतुलन अगर होता है, ठीक है, भुगतान संतुलन में असंतुलन की स्थिति अगर उत्पन्न, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा बदल गया है, बस ये भुगतान संतुलन के असंतुलन को हल करने के लिए सरकार क्या करती है। भुगतान संतुलन का संबंध किसी देश के शेष विश्व के साथ हुए सभी प्रकार के आर्थिक लेन देनों का लेखांकन होता है, रिकॉर्ड होता है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के दृश्य, अदृश्य, आयात निर्यात, एक पक्षीय अंतरण, सरकारी गैर सरकारी सौदे, विदेशी निवेश आदि सब कुछ शामिल होता है इसके अंतर्गत। अगर संतुलन को सही करना है, हल करना है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा। नंबर 1, चालू खाते में रुपए की भारत के भुगतान संतुलन असंतुलित स्थिति में थी पहले 1991 से पहले, तो सरकार ने कुछ प्रमुख उपाय किए। कौन कौन से। नंबर 1, चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता, मतलब इस नई व्यवस्था के अनुसार जितने भी निर्यात करता है अपनी समस्त विनिमय अर्जन का 60% भाग विदेशी विनिमय व्यापारी को खुले बाजार दरों पर बेच सकता है और 40% बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निश्चित विनिमय दरों पर करना अनिवार्य था। स्वर्ण आयात नीति का उदारीकरण किया 1999 में। एक सीमा तक अंतर्गत लाए गए आयात किए गए सोने को आरंभ में आयात शुल्क को कम कर दिया गया और इसको आसान किया गया ताकि इसका आराम से आयात निर्यात हो सके। निर्यात संबंधी पूंजी वस्तुओं की योजना, मतलब निर्यात आयात नीति के अंतर्गत 1997-2002 में वस्तु और सेवाओं के निर्यातकर्ता केवल 10% आयात शुल्क देकर पूंजी वस्तुओं को आयात कर सकते हैं, मतलब आयात पे ऊपर लगाया वाला टैक्स भी कम कर दिया गया। निर्यात प्रगति इकाइयाँ, निर्यात संसाधन क्षेत्र आदि विशेष क्षेत्रों योजना लाई गई ताकि निर्यात को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। जब निर्यात होगा तो ऐसे विदेशी मुद्राएं ज़्यादा आएंगी और देश का भुगतान संतुलन की स्थिति में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण कीजिए। जब प्रतियोगिता के आधार की बात करते हैं, बाजार के प्रमुखतः 3 प्रमुख प्रकार होता है। उससे पहले बाजार क्या होता है वो समझ लीजिए। अर्थव्यवस्था में बाजार वह संपूर्ण क्षेत्र होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता किसी विशिष्ट वस्तु का क्रय विक्रय करता है। ऐसे में पहला टाइप होता है पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा होता है अपूर्ण प्रतियोगिता, तीसरा होता है एकाधिकार। पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा बाजार होता है जहां पर क्रेता और विक्रेताओं के बीच पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। बहुत सारे क्रेता विक्रेता होते हैं और इस बाजार में समरूप वस्तु का क्रय विक्रय होता है, ठीक है, और क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। दूसरा अपूर्ण प्रतियोगिता, यहाँ पर ना पूर्ण प्रतियोगिता होती है ना यहाँ पर एकाधिकार होता है, मतलब यहाँ पर प्रतियोगिता का अभाव जरूर हो जाता है। यहाँ पर क्रेता भी ज़्यादा होते हैं, विक्रेता भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस बाजार की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ पर विभेदीकृत वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, यानी कि वस्तु विभेद पाया जाता है। मान लो कार कोई उत्पादन करता है, कार बहुत सारे उत्पादक होते हैं लेकिन सभी कारों की में कुछ ना कुछ अंतर होता है। फिर है एकाधिकार। एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर केवल और केवल एक ही उत्पादक होता है, संपूर्ण बाजार पर उसी का अधिकार होता है और बाजार को वही अकेला नियमित करता है। वस्तु की कीमत का निर्धारण भी एकाधिकार खुद करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी यूपी बोर्ड में ही, ये वाला क्वेश्चन यूपी बोर्ड में ही पूछा गया, किसी और दूसरे बोर्ड में नहीं, यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है।
फ्लक्स की प्रतिशत तथा अनुपातिक विधि को समझाइए। प्रतिशत रीति का प्रतिपादन प्रोफेसर फ्लक्स ने किया, इसलिए इसको फ्लक्स की प्रतिशत या अनुपातिक विधि के नाम से जाना जाता है। इस विधि के अंतर्गत मांग की लोच की गणना कैसे की जाती है उसको बताया गया है। उन्होंने कहा कि मांग की लोच का अनुमान लगाने के लिए मांग में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से भाग कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो उससे वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है, तो दोनों के बीच को जो प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को निकाला जाएगा, तभी जो है मांग की आय लोच निकाला जाए। तो एक फार्मूला ये होता है। दूसरा फार्मूला उन्होंने बताया अनुपातिक में ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपन पी मल्टीप्लाई पी अपॉन डेल्टा पी। तो जहां पर हम बात करते हैं ये जो डेल्टा क्यू होता है, डेल्टा क्यू का मतलब होता है मांग में परिवर्तन। किसमें? मांग में परिवर्तन। जबकि डेल्टा पी का मतलब होता है वस्तु की कीमत में परिवर्तन। तो मांग में परिवर्तन और कीमत में परिवर्तन के बीच का अनुपात ही मांग की लोच होती है। कैसे? देखिए एक एग्जांपल के साथ भी आपको एग्जांपल समझाना होगा। जैसे एक वस्तु की कीमत 15% अगर गिर जाती है, किसी वस्तु की कीमत 15% गिर जाती है तो उसकी मांग 1000 इकाइयों से 1200 इकाइयाँ हो जाती है। तो भाई मांग की लोच कितनी होगी? अगर कीमत 15% गिर जाती है तो हमें ये पता करना मांग में कितना प्रतिशत की कमी होती है। तो सबसे पहले निकालो मांग में परिवर्तन कितना हो जाएगा। 1000 से हो गया 1200, यानी कि 200 इकाइयों की वृद्धि हो गई। तो 200 को प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 200 गुणा 100 बट्टे 1000 से हुआ तो ये हो गया 1000 से भाग कर देंगे 201, तो कितने प्रतिशत का? 20% का। तो मांग की लोच क्या होता है? मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट्टे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, भाग कर देंगे कितना हो जाएगा? 15 से 20 को भाग कर देंगे, 15 एकम 15 बचेगा 5 पॉइंट लगाए 0, 15 तिया 45 बचेगा 5, 15 तिया आ गया 1.33। मतलब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है, ऐसे में मांग की लोच कितना है? 1, यानी कि मांग की लोच 1 से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर इकाई से अधिक लोच है। क्वेश्चन नंबर 9, औसत और सीमांत लागत के संबंध रेखाचित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। औसत लागत और सीमांत लागत। ध्यान रखना, जब औसत लागत और सीमांत लागत के संबंध की बात करते हैं, सबसे पहला संबंध होता है कि औसत लागत और सीमांत लागत दोनों की गणना कुल लागत से की जाती है। जहां औसत लागत का फार्मूला होता है AC इक्वल टू TC अपन क्यू, जहां पर सीमांत लागत का फार्मूला होता है MC इक्वल टू डेल्टा CC अपन डेल्टा क्यू। मतलब वस्तु की उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन और उससे उसकी कुल लागत में होने वाले परिवर्तन को हम सीमांत लागत कहते हैं। तो ऐसे में जो औसत लागत बनता है, पहले ये कम होता है फिर ये बढ़ता है। जब औसत लागत कम होता है तो सीमांत लागत उससे कम होता है, और जब बढ़ता है तो सीमांत लागत ऊपर होता है। ये हो गया सीमांत लागत और ये हो गया औसत लागत। एक बिंदु पर दोनों ही आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। तो ऐसे में जो संबंध होता है, इस चित्र के अनुसार जो संबंध बनता है कुछ इस तरह से बनता है कि जब औसत लागत वक्र गिरता है तो सीमांत लागत वक्र एक सीमा तक गिरता है, जहां पर सीमांत लागत से की तुलना में औसत लागत ज़्यादा होता है। देखिए ये वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पर औसत लागत कम हो रहा है और सीमांत लागत और औसत लागत की तुलना में सीमांत लागत कम है। पॉइंट नंबर 2, जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो सीमांत लागत वक्र औसत लागत को नीचे से काटती है। देखिए ये वाला पॉइंट, औसत लागत सबसे कम है, सीमांत लागत को काटती। इस बिंदु पर जो है औसत लागत और सीमांत लागत दोनों ही आपस में बराबर है। और लास्ट है, जब औसत लागत बढ़ता है, देखिए यहाँ पर जब औसत लागत बढ़ता है तो सीमांत लागत उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। तो यहाँ पर MC ज़्यादा है और AC कम होता है। तो ये तो होगी इन दोनों के संबंध। अब लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का, क्योंकि ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और भी आएंगे जो आपके, केवल यही नहीं है, ये तो शुरुआत है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पढ़ने होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट और लगातार मैं लाता रहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आय में परिवर्तन का एक वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई आय में परिवर्तन से मांग का प्रत्यक्ष संबंध है। आय में परिवर्तन होगा तो मांग में भी परिवर्तन होगा। कैसे? आय मांग का अर्थ उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा के बीच का संबंध होता है, जबकि यहाँ पर अन्य कारक हम ये मान के चलते स्थिर रहते हैं। आय मांग का अर्थ वस्तुओं की उन मात्राओं से लगाया जाता है जो अन्य बातों के समान रहने की दशा में उपभोक्ता दी गई समय अवधि में आपके आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने को बताता है कि वस्तु की उपभोक्ता की आय उस आय पे इतना इतना। जैसे आय बढ़ती चली जाती है, आप सबको पता है, इनकम बढ़ने के साथ वो की मांग बढ़ती चली। लेकिन यहाँ पर आय के कारण जो वस्तु की मांग होती है उसके दो कैटेगरी बदल जाती है।
यहाँ पर आय के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। आय के आधार पर एक होती है श्रेष्ठ वस्तु या सामान्य वस्तु, नॉर्मल गुड्स को बोलते हैं उसको, और दूसरा होता है घटिया वस्तु जिसको हम क्या बोलते हैं, गिफिन वस्तुएं। जब सामान्य वस्तु की बात करते हैं, ये वो वस्तुएं होती हैं जहाँ पर आय और वस्तु की मांग में कैसे संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। मतलब अगर यहाँ पर आय की बात करेंगे, यहाँ पर वस्तु की मांग की बात करेंगे, आय में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। ये जो होता है मांग वक्र बनेगा, इससे यहाँ पर धनात्मक संबंध होता है। अगर इन दोनों में एक्चुअली में ऐसा होता है तो उसको हम कैसी वस्तु कहते हैं, सामान्य वस्तुएं कहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जहाँ पर आय में अगर वृद्धि होती है तो इन वस्तुओं की मांग हमारी क्या होती है, घटती चली जाती है। आय में होने वाली कमी से इन वस्तुओं की मांग भी कम होती चली जाती है। मतलब साफ है, यहाँ पर ऐसी वस्तुओं को हम हीन दृष्टि से कहते हैं कि हमारी आय में वृद्धि हो गई और वस्तु की मांग, तो इस तरह से मत आय ज़्यादा बढ़ गई तो इन वस्तु की मांग कम होगी, आय कम होगी इन वस्तु की। तो यहाँ पर वस्तु की मांग में और उपभोक्ता की आय में विपरीत संबंध होता है। घटिया वस्तु कहते हैं, गिफिन वस्तु कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं मोटा अनाज, जब हमारी आय थी हम मोटा अनाज खरीद के खाते थे, अब हमारी आय बढ़ गई तो हम इन वस्तुओं की मांग कम कर देंगे, मोटा अनाज नहीं खाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपको कैसा लगा आज की क्लास जरूर बताइएगा मुझे। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ध्यान रखना सब्सक्राइब मत भूलना, क्योंकि आपके एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक डेली डेली आपको कुछ ना कुछ कंटेंट मिलता रहेगा आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। और भी कोई भी डाउट है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, जरूर इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।